बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेब में। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक वातावरण का यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 2 में मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दी है, उसका लेक्चर वीडियो भी अपलोड कर दिया, जिसको सुन करके देख करके सुन करके समझ सकते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि दिया बहुत कुछ रहता है। लेकिन क्या प्रश्न पूछा और कितना लिखने से आपको 15, 8, 5 जितने नंबर के आएंगे उतने नंबर मिलेगा, वो मैंने डिटेल से बताया है। आज हम पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। हमें पढ़ना है व्यावसायिक पर्यावरण का यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3। चलिए, तो यूनिट 3 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही निकाला है, जैसे कि औद्योगिक नीति का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक नीति क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा सबसे पहले ये पूछा जाएगा, और इन क्वेश्चनों को कब कब पूछा ये भी देख लेते हैं। सरगुजा यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी, फिर से बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, मतलब इन सभी यूनिवर्सिटी ने 2-2 बार इसको रिपीट कर लिया है। अब मेरे पास जो परीक्षा बोर्ड है वो थोड़ा पुराना है, नया वाला आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं। बीते सालों में अगर 22 में भी पूछा गया होगा तो आप मत पढ़ना जिस भी यूनिवर्सिटी में पूछा है, लेकिन 22 में नहीं पूछा है तो जिनके जिनके में 22 में नहीं पूछा वो इनको 23 के लिए पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था हर यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जिससे क्वेश्चन हमेशा उठता है, तो वो है आपकी औद्योगिक नीति। ठीक है, औद्योगिक नीति से आज से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं औद्योगिक नीति से आज से पढ़ता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति से आशय सरकार से उस चिंतन से है, औद्योगिक नीति से आशय सरकार के उस चिंतन से है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम सिद्धांत को लागू किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी देश के औद्योगिक विकास के संबंध में अपनाए जाने वाले मूल्यों, नियमों तथा सिद्धांतों के समान विवरण को औद्योगिक नीति कहा जाते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, क्या नियम के तहत होगा, बस यही नियम ही क्या है, औद्योगिक नीति होती है। सामान्य शब्दों में आपने समझ लिया होगा। अब के गुप्ता ने लिखा है, तो ऐसे ही आंसर देने के बाद नीचे में एक कवि का नाम बताइएगा जिन्होंने लिखा है, कवि नहीं लेखक, जो कि है औद्योगिक नीति से तात्पर्य देश की केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु निर्मित दिशा निर्देशों के औपचारिक घोषणाओं से है। ठीक है, बहुत अच्छा सटीक रूप में इन्होंने लिखा है। अब औद्योगिक नीति 1991 जो मेन प्रश्न है आपका, वहाँ पर अगर भारत की 1991 औद्योगिक नीति पूछा या औद्योगिक नीति 1991 बोला, तब इस तरह से जो दिया गया है उनको पढ़ना है। भारत के हिसाब से अलग इसमें दिया जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके हिसाब से क्या दिया गया। यहाँ दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या तुरंत तत्काल भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई। तो पता चल गया आपको, भारत की आज़ादी के जस्ट बाद 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें राष्ट्र के उद्योगों के विकास के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों और नवीन नीतियों की व्याख्या की गई। इस नीति का स्थान 1956 में एक पूर्णतः संशोधित औद्योगिक नीति ने ले लिया। इस नीति में देश की पूंजी के अभाव एवं उद्यमिता की सुदृढ़ संरचना न होने के संदर्भ में देश की तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया गया। 1956 के इस विकास हेतु देश में पूंजी के अभाव एवं उद्यमिता के सुदृढ़ संरचना न होने के संदर्भ में देश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को स्वीकार किया गया। 1956 की इस औद्योगिक नीति में समय की मांग के साथ साथ 1973, 77, 1980, 1990 में आवश्यक संशोधन किए गए, लेकिन इन सभी प्रयासों के होते हुए भी देश में औद्योगिक विकास की गति और स्तर आवश्यकता के अनुरूप नहीं बन पाया। अतः उद्योगों पर लाइसेंस व्यवस्था के आवश्यक प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा उद्योगों को कुशलता, विकास और तकनीकी स्तर को ऊंचा करने और विश्व बाजार में इन्हें प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। इस नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को लोकसभा में उद्योग राज्य मंत्री श्री पी.जे. कुरियन तथा राज्यसभा में श्री पी.के. थुंगन द्वारा किया गया। अब देखिए, आशय तो ठीक है, किसी भी टॉपिक का आशय आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, आशय और परिभाषा। अब हम मुख्य रूप से देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है।
औद्योगिक नीति की प्रमुख बातें बताइए बोला है तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है। उद्देश्य बताइए बोला है तो सिर्फ उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ तो फिर वो पढ़ना है। अब आप ये देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी किस क्वेश्चन को उठा रही है, उन क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। जैसे कि प्रमुख बातें, और वही प्रमुख बातों को बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने पूछा है। तो जो बच्चे इसके बाद आगे कोई एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो इसकी प्रमुख शर्तें क्या है आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। रविशंकर शुक्ल और बस्तर यूनिवर्सिटी ने इसके उद्देश्य को पूछा है कि उद्देश्य कहाँ तक सफल रहा, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो आगे अब आप देखेंगे औद्योगिक नीति के उद्देश्य, औद्योगिक नीति के गुण, औद्योगिक नीति की कमियां, औद्योगिक नीति के विशेषताएं और इसका मूल्यांकन, ठीक है। सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन चारों चीज़ें नहीं पढ़ना। आप ये देख लें कि आपकी यूनिवर्सिटी किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही है, उस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रमुख विवेचना कीजिए या उसकी मुख्य बातों को बताइए या उसके उद्देश्य बताइए, तो सबका मतलब वही है, वो उसके उद्देश्य को जानना चाहता है या उसकी विशेषताओं को, क्योंकि दोनों में उसमें क्या क्या शामिल है उन चीज़ों को दिया जाता है। तो उद्देश्य और विशेषता आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। गुण वगैरह तो पूछा नहीं है। उपलब्धियां कि इन नीतियों से क्या प्राप्त हुआ, ये उपलब्धियां आप देख सकते हैं, बुक में और विस्तार से दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको उद्देश्य पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। क्या क्या उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। पहला पॉइंट है, तो आत्मनिर्भरता में पढ़ते हैं क्या है। अच्छा, उससे पहले पॉइंट को देख लेते हैं, उद्देश्य के क्या क्या पॉइंट है। पहला उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा है सुदृढ़ नीति संरचना करना। तीसरा है लघु उद्योग का विकास। चौथा है विदेशी विनिमय एवं सहकार्य। पांचवा है एकाधिकार की समाप्ति और सार्वजनिक क्षेत्र की उचित भूमिका। श्रमिकों के हितों की संरक्षण। अब देखिए, ये जो नीति है वो उद्योग के विकास के लिए है। तो आत्मनिर्भरता, सरकार आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की नीति अपनाती रहेगी। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया जाएगा कि हम अपनी विदेशी मुद्रा के अर्जन द्वारा ही आयातों का भुगतान करने की क्षमता का निर्माण कर सकें, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सुदृढ़ नीति संरचना। सरकार औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ नीतियों के समूह को अपनाएगी जिससे उद्यमिता का विकास हो सके, शोध एवं विकास के विनियोग से घरेलू तकनीक विकसित हो सके, नियमन व्यवस्था को हटाया जा सके, पूंजी बाजार का विकास हो तथा जन सामान्य के हितों में प्रतियोगिता व्यवस्था को बढ़ाया जाए। तीसरा पॉइंट है लघु उद्योगों का विकास। लघु उद्योग है ना, यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या बताया गया है। सरकार लघु उद्योग को निरंतर बढ़ाता हुआ समर्थन प्रदान करेगी जिससे यह क्षेत्र आर्थिक कुशलता और निरंतर तकनीकी सुधार के वातावरण में विकसित होता रहे। चौथा पॉइंट है विदेशी विनिमय एवं सहकार्य। तकनीक का ऊंचा स्तर प्राप्त करने, निर्यात में वृद्धि करने तथा उत्पादन आधार को विकसित करने के लिए विदेशी विनियोग तथा तकनीकी सहकार्य का स्वागत किया जाएगा। एकाधिकार की समाप्ति। सुरक्षात्मक एवं सैन्य मामलों को छोड़कर निर्माण के किसी भी क्षेत्र में किसी क्षेत्र या किसी व्यक्तिगत उपक्रम की एकाधिकारी स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। छठा पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्रों की उचित भूमिका। इस नीति के द्वारा सरकार महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र देश के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने में अपनी उचित भूमिका निर्वहन करे, व्यावसायिक आधार पर कार्य करे तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाए। सातवां पॉइंट है श्रमिकों के हितों का संरक्षण। सरकार श्रमिकों के हितों की पूर्ण रक्षा करेगी और उन्हें तकनीक परिवर्तन के परिणामों का सामना करने के योग्य बनाएगी। श्रम को उद्योग की प्रगति में समान भागीदारी बनाया जाएगा। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य थे। आत्मनिर्भरता का मतलब आप यही समझ सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए, निर्माण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े। उसका कच्चा माल अगर हमें चाहिए तो हम खुद देश में उत्पादित करें, देश में उपलब्ध सभी प्राकृतिक संपदा से हम प्राप्त करें। मतलब कुछ भी चीज़ अगर उद्योग हमें यहाँ लगाना है तो वो उद्योग किसी अन्य देश पर डिपेंड ना रहे।
सपोज जैसे कि मान लेते हैं हमारे यहाँ हमें शक्कर की हमने फैक्ट्री लगा दी, लेकिन गन्ना नहीं है, अब गन्ना हम किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो फिर हम आत्मनिर्भर हो गए किसी और पर। हमें आत्मनिर्भर स्वयं पर होना है, ये इसका उद्देश्य था, है ना। सुदृढ़ नीति संरचना, तो नीति संरचना बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए। कभी भी किसी बड़े साहसी व्यक्ति को जो उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं उनको डर नहीं लगना चाहिए कि इतने सारे नियम है, इतने सारे टैक्स है, इतनी सारी बाधाएं हैं, फिर इतना मार्केट है, कंपटीशन है, वो इस डर में तो व्यापार शुरू ही नहीं करेगा। तो ये सब जो संरचना है व्यापार की वो सुदृढ़ होनी चाहिए। यही कुछ लघु उद्योग को विकास करना है, विदेशी विनिमय एवं सहकार्य करनी है। लगभग 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उद्देश्य के, इनको पढ़ लेने और 2-2 लाइन बस लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो छोड़े ना, बहुत ज़्यादा है बोल के छोड़े ना, पढ़ लें, 2-2 लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब विशेषताएं, मैंने बोला विशेषताओं का पॉइंट आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है। सबसे पहले तो बताया है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, तो क्या क्या चीज़ों पर क्या क्या लाइसेंस लगती है वो सब यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। ज़्यादा नशीली पदार्थों पर टैक्स ज़्यादा लगती है, उसमें रोक टोक भी बहुत होता है, तो ऐसा करके सबको डिटेल से यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों के में उद्देश्य या विशेषताओं को नहीं पूछ रहे हैं वो गुण और दोष को पूछ सकते हैं, तो गुण के पॉइंट को भी आपको पूरा पढ़ लेने हैं। उदारवादी उत्पादन में वृद्धि, प्रतियोगिता में वृद्धि 6 पॉइंट है, और उसके कमियाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निजीकरण, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, तो हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जा सकता है। किसी भी यूनिट में लगभग 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आना है उसके अथवा में भले कुछ और पूछे, ठीक है। तो वो औद्योगिक नीति, दूसरा है निजीकरण, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण एक ही है। तो निजीकरण क्या है, चलिए सुनिए ध्यान से, पढ़ते हैं विस्तार से। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक और उसके पश्चात की अवधि में विश्व अर्थ जगत में अत्यधिक विवादित एवं चर्चित आर्थिक धारणाओं में निजीकरण की धारणा उत्पन्न महत्वपूर्ण रही है। एक ओर आर्थिक क्रियाओं में सरकारी भूमिका में कमी को वांछनीयता के दर्शन और दूसरी ओर निजी क्षेत्र से संभावित अत्यधिक कार्यकुशलता की विचारधारा ने निजीकरण की अवधारणा को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संकुचित अर्थ में निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक क्षेत्र के स्वामित्व एवं प्रबंध में चल रही आर्थिक क्रियाओं को निजी स्वामित्व या प्रबंधन एवं संचालन में आंतरित किया जाता है। व्यापक अर्थ में लोक क्षेत्र को सीमित करने और निजी क्षेत्र को व्यापक बनाने के सभी प्रयासों को निजीकरण की अवधारणा में शामिल करते हैं। तो बहुत से लेखकों ने इनकी परिभाषा दी है, तो मैं पहला तीनों को पढ़ता हूँ। पहला, सुसान के जोन्स के अनुसार निजीकरण का आशय किसी भी कार्यकलाप को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना है। दूसरा है जीवान के अनुसार निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों में सरकारी प्रभुत्व को कम करना है, ठीक है। तो चलिए इनको पढ़ने के बाद अब मैं आपको सटीक रूप में समझाता हूँ। आपने सुना होगा 2 प्रकार की कंपनी, एक सरकारी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। तो सरकारी कंपनी का मतलब होता है उसके क्रय विक्रय पर, उसके बनाने पर, सभी चीज़ पर, उसके क्रियाओं पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार उसको कंट्रोल करता है। वो कंपनी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, सरकार ने उसको बोला इतना उत्पादन करना है तो इतना उत्पादन करेगा, यहाँ बेचना है तो वहाँ बेचेगा, इस मूल्य पर बेचना है तो इस मूल्य पर बेचेगा। तो जहाँ पर संपूर्ण अधिकार सरकार को प्राप्त हो तो वो सरकारी कंपनी कहलाती है। प्राइवेट में सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। प्राइवेट में हम जितना चाहे उत्पादन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना विक्रय कर सकते हैं, पूरे बाजार में हम बेच सकते हैं। वहाँ पर बस ये देखना पड़ेगा कि एक विशेष क्षेत्र में सरकार की कौन सी नियम लागू है। जैसे अगर मैं गुड़ाखुड़ की फैक्ट्री डालता हूँ, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गुड़ाखुड़ नहीं घसना है या नहीं घसा जाता और वहाँ पर प्रतिबंध भी है, तो फिर मैं प्राइवेट होकर के भी वहाँ नहीं लगा सकता क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंध है। तो बस इस नियम को छोड़ करके निजीकरण का मतलब यही होता है कि व्यक्ति विशेष को खुद सौंप देना, सरकार अपने हाथ उठा लेता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा लॉकडाउन हुआ तो पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की, लगभग 3 बार घोषणा करने के बाद उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया, उन्होंने राज्य को सौंप दिया।
तो उसके बाद हमारे भूपेश बघेल ने घोषणा की। उन्होंने बस 1-2 बार में ही अपना हाथ पीछे कर लिया, उन्होंने कलेक्टरों को सौंप दिया और अभी तक कलेक्टर ने किन्हीं को नहीं सौंपा है। समझ गए ना। तो जो सबसे बड़ी सत्ता रहती है उसके कंट्रोल में सब कुछ है, तो वो शासकीय या सरकारी है, लेकिन जब वो अपना हाथ छोड़ दे, नीचे वाला अपने मन से करे, तो वो निजीकरण होता है। अब निजीकरण की नीति क्यों अपनाई गई? देखिए, हम सरकार हैं, हमें देश को चलाना है, हमें उद्योग नहीं चलाना है, फैक्ट्री नहीं चलाना है, हम व्यापारी नहीं हैं, हम सरकार हैं। और हम सरकार होते हुए हम दूसरे के काम के लिए नियम बना रहे हैं, जबकि नियम यह कहता है अगर आप गणित के टीचर हैं तो आप गणित के विषय के बारे में बता सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको संस्कृत या साइंस विषय का बोल दूँ तो आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, कॉमर्स की बोल दूँ तब भी आपके बस की बात नहीं है। उसी तरह से औद्योगिक नीति कैसी होनी चाहिए, वो उद्योग का जो पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है, उद्योग का अनुभवी व्यक्ति है, जिसने खुद काम किया है या उनके पूर्वजों ने किया है, वो खुद से अच्छे से कर सकते हैं, कुछ नियम बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रही थी सरकार, नियम पे नियम बना रही थी जो उनके अनुरूप नहीं था, प्रतिकूल था, तो वो काम नहीं चल पा रहा था। इसलिए हमारे देश में उद्योग काफ़ी पिछड़े हुए अवस्था में था, आज़ादी के 20-30 साल बाद भी। ठीक है, तो क्या किया गया, निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाएगी। इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति किस तरह का फैक्ट्री लगाना चाहता है, कहाँ कहाँ उसको उत्पादित करना चाहता है, किस मूल्य पर बेचना चाहता है, वो उस पर छोड़ दो। सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार उस पर टैक्स लगा दे निर्धारित दर से, छोटी मोटी कुछ सीमा बना दे। सीमा कैसा कि आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ETC। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति स्वेच्छा से काम को लागू कर सकता है, लेकिन टैक्स का मतलब ये भी नहीं कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, निश्चित दर पे होना चाहिए टैक्स। मान लेते हैं व्यक्ति 9 रुपये की कीमत का कोई सामान बनाता है, तो अगर वो मार्केट में उसको 10 से 11 रुपये में, मतलब वो सामान मान लेते हैं वो सामान फुटकर व्यापारी तक आते आते वो 15 रुपये में बिकेगी, तो उस पर उसको टैक्स 1 से 2 रुपये ही लगना चाहिए। अब अगर 9 रुपये की लागत में सामान बना और उसको 5 रुपये उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो ऑलरेडी 15 रुपये तो ऐसी होगी। अब मार्केट में बिकते बिकते वो 20 से 25 रुपये में बिकेगी, तो अगर वो 9 रुपये और 10 रुपये की ही लायक है तो 25 रुपये में वो सामान नहीं बिक पाएगा, तो ऐसे में तो ये मर जाएंगे। इसलिए सरकार को भी ध्यान देना पड़ता है कि एक निश्चित दर से टैक्स लगाए ताकि व्यवसाय उद्योग सुचारू रूप से संचालन हो जाए। तो निजीकरण का अर्थ आपने समझ लिया तो अपने मन से लिख लेना। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रभावित करने वाले घटक। ठीक है, प्रभावित करने वाले घटक को ही पूछा है सरगुजा ने, बस्तन ने और बिलासपुर ने प्रेरित करने वाले तत्व को पूछा है। तो सभी पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, भारत में निजीकरण पूछा तो इसके पहले आपको फिर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूछेगा तो, लेकिन अभी तक मुझे जो दिख रहा है एक बस्तर को छोड़ कर के बाकी किसी ने नहीं पूछा है। और फिर से बोल रहा हूँ 2022 में अगर इससे क्वेश्चन आया होगा तो आप मत देखना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर 22 में निजीकरण आया है और उसका सिर्फ उद्देश्य या दोष पूछा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से आ जाए जहाँ आशय के बाद आपको विशेषता को पूछ दे। ठीक है, और उसके किए गए प्रयास को पूछ दे, भारत में निजीकरण के क्या प्रयास किए गए। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो किस किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आशय पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ लेना चाहिए, चूँकि हम भारत में रहते हैं तो भारत में निजीकरण के क्या प्रयास हुए, आलोचना क्या हुई। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारा टॉपिक है, आपको पढ़ लेना है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण भी इसी से मिलता जुलता है, पर वैश्वीकरण देखिए स्पष्ट रूप से नहीं पूछा है किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी हर साल अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है जिसको कभी नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी इसको टच कर ले एक बार, तो देख के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर। नहीं, इसके बाद तो ये ख़त्म है, इसके बाद यूनिट 4 आ गया है। तो यूनिट 4 में ज़्यादा कुछ है नहीं। यूनिट 3 में तो बस 2 ही 3 क्वेश्चन हमें मिले जिनको आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो बस इतने की आप तैयारी कीजिए, जो मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से। बाकी यूनिट 4 हम कल कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। जितने थ्योरी मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ करके जाएंगे, आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इनसे हट करके आएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा जो छूटा हुआ है उनको भी समय हो देख के चले जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।